सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का विषय कि जो हमारा भारत है, इनमें क्या खूबियां हैं और हम क्यों विकसित राष्ट्र नहीं बन पा रहे हैं। एक कंपैरिजन में चूंकि लौट के आया हूं और 1.5 महीना करीब रहा हूं बर्लिन जर्मनी में, तो मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे अपने देश की तमाम खूबियों के बाद भी क्या कमियां जिसके चलते हम विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने में विलंब हो रहा है। मेरा जो अनुभव है, पिछले 1-1.5 महीने में बर्लिन में रहा, फ्रैंकफर्ट भी से जाना मेरा हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका नो डाउट अद्भुत। जो अच्छाइयां मैं बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अद्भुत है। नो डाउट रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी बहुत कम हमसे है। वो पूरे जर्मनी में इतने लोग हैं कि यूपी में भी उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं, कई गुना लोग। तो पॉपुलेशन का जो विस्फोट है वो तो है ही है, एक समस्या भारत में है। हालांकि वो हमारी शक्ति भी है पॉपुलेशन, लेकिन एक दूसरा पहलू है। वहाँ पे जो मैंने देखा अच्छाइयाँ, पर्टिकुलरली जो सिस्टम वहाँ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही है, ठीक है, उनकी रिचनेस है, लेकिन पब्लिक के अंदर भी जो जागरूकता है, वो अपने देश में मैं उसका थोड़ा अभाव देखता हूँ। ये कहने में मुझे कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी देश की बुराई जाके बाहर करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने जो देखा वहाँ पे कि हमारे सिस्टम से उनके सिस्टम में क्या अंतर है और क्या हमको अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आम जनजीवन में ईमानदारी। ईमानदारी निश्चित रूप से वहाँ है, जो मैंने वॉच किया है। बहुत अंदर प्रशासन में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अगर मैं चौराहा पार कर रहा हूँ और लाल बत्ती लगी हुई है, 5 मिनट तक कोई भी गाड़ी या कोई आदमी नहीं जा रहा, एकदम खाली है, न कोई डर है कोई गाड़ी आ जाएगी, फिर भी पब्लिक इतनी जागरूक है कि वो रेड लाइट के बाद एक कदम भी नियम को नहीं तोड़ रही आगे बढ़ के। इसका अभाव यहाँ है। अब तो काफ़ी चेंज यहाँ भी धीरे धीरे आने लगा है। नहीं तो मुझे याद है कि जब मैं बीएचयू में पढ़ता था, बनारस यूनिवर्सिटी में, तो लोगों को हॉस्पिटल दिखाने ले जाता था, और हॉस्पिटल इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का, लेकिन आप देखेंगे कि सीढ़ियों पर लोग पान खा के थूके हुए हैं, सुरती खा के थूके हुए हैं। अब वहाँ पे सुरक्षा स्टाफ कितना देखेगा, 24 घंटा तो देख नहीं रहा है। इधर उधर देखे, पीछदान में न करके पता लगा सीढ़ी पे थूक दिए, किनारे गंदगी कर दिए। मैंने जर्मनी में गंदगी नाम की कोई चीज सार्वजनिक स्थानों में, रोडों पे, पार्कों में, कहीं पर भी लेस मात्र का भी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। ये होता ना भाई, चलो टॉलरेबल है कि थोड़ा टल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा है, नो, हाई नहीं। जिसका घोर अभाव अपने देश में है। चाहे इसके पीछे आप इलिटरेसी कहें, लेकिन ये सब एक बहाना है। क्या इलिटरेट जो पीपुल है उसको ये नहीं पता कि सफाई एक अच्छी चीज़ है? सबको पता है। गांव में भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि जमीन में मिट्टी और गोबर का लेप करके गरीब आदमी भी सफाई से रह लेता है। लेकिन हमारे जो शहरों के लोग हैं पर्टिकुलरली, इन्हें गंदगी करने में कोई शर्म नाम की चीज़ महसूस नहीं है। प्रधानमंत्री जी के जब से प्रयास शुरू हुआ स्वच्छता का, तब से जरूर थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ हल्की फुल्की शर्म लोगों में आई है कि खुलेआम वो थूक नहीं रहे हैं, गंदगी नहीं कर रहे हैं।
तो जर्मनी में एक तो मैंने बर्लिन में देखा कि बहुत जागरूकता है। लाल फीताशाही एक दूसरा पॉइंट है जिसकी चर्चा होती है कि आखिर विदेशों में लाल फीताशाही नहीं। लाल फीताशाही का मतलब मैंने वहाँ पे ये नहीं देखा कि ये साहब डीएम साहब एसडीएम साहब फलाने साहब हैं, 10 ठो गाड़ी हों करके चल रही है। और तो छोड़िए, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग 12-12 गाड़ी से 10-10 गाड़ी से 20-20 राइफल लगाए हुए फलाने भैया जा रहे हैं, फलाने भैया जा रहे हैं। ये तो मैंने देखा ही नहीं। अमीर से अमीर आदमी, बड़े से बड़ा इंजीनियर आदमी, डॉक्टर आदमी, सुपर मॉल में जब मैं देख रहा हूँ कि वो भी ट्रॉली में सब सामान ले रहा है, उसके बाद वो काउंटर पे जा रहा है और बिल कटवा रहा है नियम से, चाहे वो साधारण आदमी है या बहुत पैसे वाला आदमी है। लिविंग कल्चर एकदम एक जैसा है, जिसका घोर अभाव यहाँ है। तीसरी चीज, यूथ वहाँ का मैंने देखा, बड़ा प्रभावित मैं हुआ कि स्कूटर मोटरसाइकिल एकदम नगण्य है। यूथ जो है साइकिलिंग करता है, तो साइकिलिंग करने से उनका स्वास्थ्य बेहद अच्छा है। केवल खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। बड़े बड़े रईस घरों के बच्चे अस्वस्थ क्यों हैं? केवल खाना खाने से अगर स्वास्थ्य होता तो उनके पास तो इतनी ऊर्जा ले लेते हैं कि स्वास्थ्य को अस्वस्थ कर अपने को बनाते जाते हैं। वहाँ पे मैंने देखा यूथ साइकिल से चलता है, 90% साइकिलिंग करते मैंने लोगों को देखा। चौथी चीज कि सुपर मार्केट में, मॉल में, कहीं भी जब मैं गया तो लोगों में ये सिविक सेंस तो है। ये नहीं कि कोई क्यू को तोड़ रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, सट जा रहा है। भीड़ है तो भी दे हैव पेशेंस, वो वेट करते हैं, ठीक हमारा नंबर आएगा। और नतीजा उसका ये है कि न तो उनके गेट पे, न तो उनकी दुकानों में, कहीं पर भी कोई आदमी आपको चेक नहीं कर रहा है। आप कहेंगे कैमरा लगा, कैमरा तो हमारे मॉल में भी लगा है, उसके बाद भी कोई न कोई युक्ति हम ढूंढ लेंगे और चोरी कर लेंगे। मैंने पूछा एक सज्जन से कि साहब ये तो सामान लेके मैं कुछ ज़्यादा भी जा सकता हूँ, कितना कैमरा देख पाएगा क्या ले रहा हूँ? बोले ठीक है, आप ले जाना चाहे ले जाइए, लेकिन ऐसा यहाँ माना जाता है, ये पूरा ट्रस्ट पे निर्भर है, ऐसा माना जाता है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, यहाँ तो हम पूरा लूट लेंगे। तो केवल जनसंख्या का रोने से कुछ देश का भला होने वाला नहीं। जनसंख्या एक फैक्टर है, ओके, लेकिन जनसंख्या ही हमें विकसित नहीं होने दे रही, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है। जनसंख्या हमें सुपर पावर की तरफ ले जाती है। लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार है, जन जन में भ्रष्टाचार, और उसके हम खुद भी भागीदार हैं। हम अपने दुकानदार से जीएसटी वो नहीं ले रहा, बिना बिल के सामान देता है जब, तो हम खुश होते हैं कि साहब इसने हमें छोड़ दिया, जीएसटी नहीं लिया। जबकि हमारा कर्तव्य है कि हम जीएसटी दें उसको, अपने से दें। अगर वो छोड़ रहा तो भी कहे कि लो भाई ये जीएसटी लो, ये सरकार का घाटा हो रहा है, क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं, हाँ भाई रेस्टोरेंट वाले, हाँ बिल मत काटना। बिल मत काटना मतलब क्या? आप जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। आप कहेंगे जीएसटी लग गई, अरे भाई जीएसटी नहीं लग गई, कर संग्रह नहीं होगा तो सरकार क्या कोई रुपया उसके पास कहीं छप रहा है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है उसके लिए पैसा चाहिए ना, बोलिए। लेकिन हम इस भ्रष्टाचार में खुद ही बहुत बड़े भागीदार हैं। मुझे याद है, कई घटनाओं का मैं उल्लेख करूँगा। एक बार मैं बनारस में, याद तो नाम नहीं मुझे है, मैं परिवार जा रहा था, तो मैं टीसी ऑफिस में अपने किसी परिचित के यहाँ मिलने जा रहा था, और ये हुआ कि उनसे मिल लीजिएगा, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मिल लीजिएगा, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ था। टिट्टी झल्ला के क्या बोला,
भाई श्रीवास्तव जी रुकिए, पूरी रात मैं जागा हूं और यही इतने पैसे मुझे मात्र मिले हैं। कुछ 100 रुपए थे, जैसे वो बहुत बड़ा रात में जाग के एहसान कर रहा है। उसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है टीसीटीटी की, लेकिन वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई एहसान कर रहा है। रुकिए, मैं रात भर जागा हूं और मात्र इतने पैसे मिले। तनख्वाह की बात ही नहीं कर रहा है, वो जो पैसे मिले हैं उसको, उस पर वो एहसान जता रहा है कि कम पैसे मिले। मित्रों, ये जो भ्रष्टाचार रग रग में बसा हुआ है, अकेले मोदी जी या योगी जी कितना प्रयास करेंगे? कर रहे हैं, दिन रात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लड में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, इसका क्या करें? और इसका निदान बचपन से ही, पहले तो गार्जियन और फिर हम शिक्षकों का जो हो सकता थोड़ा मोड़ा योगदान, कि हम अर्ली एज में बच्चे को थोड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, धर्म भीरू भी थोड़ा बनाएं, गॉड फियरिंग उसको बताएं, तो थोड़ा मोड़ा 19-20 सुधार हो सकता है। लेकिन वो अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने अगल बगल जो भ्रष्टाचार करते देख रहा है, या घर में नहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो पटीदारी में जो भ्रष्टाचार कर रहा है, तनख्वाह से 20 गुना जो लेविसली रह रहा है हरामखोरी वाला, उसका जो बखान घर में चलता है, जय जयकार जो उसकी होती, करे साहब ये तो कचहरी में बाबू है, लेकिन आता है तो 2 किलो अंगूर और 5 किलो सेब लेके रिक्शा से उतरता है, और हम तो क्या बताएं, 1 पाव 2 पाव ले पाते हैं, जबकि हमारी तनख्वाह उससे ज़्यादा है। ये जो ग्लैमराइज करते हैं भ्रष्टाचार को घर में, बच्चा बचपन से ही सोचता है कि काश एक ऐसी नौकरी में मैं जाऊं जहां पे भ्रष्टाचार मुझे करने को मिले। आप कहेंगे तनख्वाह कम है, मैं दावे के साथ कहता हूं आप तनख्वाह बढ़ा दीजिए। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सरकारी तनख्वाह आप 15 गुना कर दीजिए, अमेरिका इतना कर दीजिए, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, न आ रहा है। क्योंकि मैं शिक्षक हूं, मैं देख रहा हूं समाज में, आप भी देख रहे हैं, तनख्वाह सेवरल टाइम बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बच्चों में क्यों नहीं आ पा रही है? इतना पैसा देने के बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि रग रग में भ्रष्टाचार भरा है। पैसे की चोरी करना अकेला भ्रष्टाचार नहीं है, अपने काम को सही अंजाम न देना, सही डिवोशन से न करना, काम के प्रति कोई पैशन न होना, ये सब भ्रष्टाचार ही तो है। इन चीज़ों का घोर अभाव बर्लिन में है। मुझे लगता है जो विकसित राष्ट्र है शायद सभी में कुछ ऐसा हो। ये अलग बात है कि अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि अपने लोगों के बीच जो रहने की आदत हमारी है, और गप मारने की आदत है, और थोड़ा ओवर सामाजिक हम लोग हैं रह के यहाँ पे, उसका थोड़ा अभाव है। रहते रहते अगर 1-2 साल रहना हो तो आदमी सेट हो जाएगा, और इतना सेट हो जाएगा कि उसको अच्छा लगेगा। ये एक कमी है। कमी क्या है? एक आदत में है। उनकी आदत को अडॉप्ट करने में समय लगेगा। उनकी आदत अच्छी है। मैंने ट्रेन में 800-900 किलोमीटर की यात्रा की, देखा कि जो यूथ है जर्मन का, वो किताब लेके पढ़ रहा है, यात्रा में थोड़ा मोड़ा बात किया अपने माँ बाप से, बाकी कुछ बढ़िया अध्ययन कर रहा है। अध्ययन भी ऐसा नहीं कि कोई वो, मैंने बुक को देखा, कोई ऐसा नहीं कि गंदी बुक पढ़ रहा है, सब नॉलेजेबल चीज़, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ रहा है। तो ये जो आदतें हमारी हैं उनसे बहुत डिफरेंट हैं। इसमें कई एक पॉइंट, एक तो भ्रष्टाचार को ग्लैमराइज हम करते हैं, लाल फीताशाही चरम पे। वहाँ बताया लोगों ने, जो लोग रहते हैं रिलेटिव हमारे, कि ये सरकारी कागज़ हमारा है और एक बार इंश्योरेंस हो गया है हमारा मेडिकल का, अब हमारा सारा काम, कहीं हमको 1 रुपया देना नहीं। किसी स्टेज पे हमारे कागज़ को बनना सरकारी अफसरों से, ऑटोमेटिक वो एक टाइम पे आ जाएंगे, हमको कहीं दौड़ना नहीं।
मैंने पूछा कि थाना यहाँ कहाँ है पुलिस में? बताया साहब थाना कहाँ है, थाना तो दूर दूर होगा, कोई क्राइम जहाँ हुआ है जो ही आपने उसको फ़ोन किया या ऐप पे डाला तुरंत वहीं आ जाएगी गाड़ी, वहीं पे आपका केस रजिस्टर्ड कर देगी। सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं ठीक है, उसके बगल में जो पैदल का पाथ मैंने देखा काफ़ी चौड़ा, और उसके बगल में साइकिलिंग का पाथ है। साइकिलिंग वाले पाथ पे पैदल वाला नहीं जाता। ये नहीं कि हाँ 5 आदमी एक साथ जा रहे हैं तो लाइन में जाके झुंड बना के उसी रास्ते में घुस जाएंगे, और साइकिल वाला आ जाएगा तो उसको 2 बात सुनाएंगे भी कि अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ ऐसा नहीं, साइकिलिंग करता हुआ बच्चा जा रहा है उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि पैदल वाला बगल में चल रहा है। अगर 3-4 लोग हैं तो भी वो लाइन पे चल रहे हैं, उस पर नहीं चढ़ेंगे। मैं कार से जा रहा था तो पीछे की सीट पे 3 बेल्ट थी, मैं, पत्नी और हमारे सन-इन-लॉ, तो उन्होंने रोक के कहा कि नहीं पहले हम लोग बेल्ट तीनों लोगों के यहाँ लगाना होता है, लगा के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चौराहे पे पुलिस जो है मिल सकती है, नहीं भी मिले तो कहीं न कहीं पकड़ा जाने का रहता है, और पुलिस पकड़ लेगी तो आपको 50 यूरो या कुछ यूरो, काफ़ी तगड़ा अमाउंट देते हैं वो लोग, आपको चार्ज लगा देंगे। और जो दंड लगेगा आपको, उसमें टैक्सी वाले से दंड नहीं वसूला जाएगा, पैसेंजर से दंड वसूला जाएगा। यहाँ पे नहीं ऐसा, टैक्सी में आप जा रहे हैं वो ड्राइवर को ही सारा विपत्ति झेलना पड़ता है, वहाँ पे नहीं, जो पैसेंजर उसको दंड देना है, उसको जुर्माना देना है। और ये नहीं कि 50 यूरो का दंड लगा है तो 20 रुपया थैली में दे के निकल जाएगा, नो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने इसका नाम लिया तो आपको जेल अलग जाना होगा। तो ये जो प्योरिटी है सिस्टम की, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने वहाँ काफ़ी घूमा है, लोगों से इंटरेक्शन, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, फिर भी थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी कुछ लोग जानते भी हैं, और हेल्पिंग एटीट्यूड भी थोड़ा है, ऐसा नहीं है। तो अपना देश, जो मोदी जी का विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि हम विकसित राष्ट्र बने, जिसके लिए उन्होंने आते ही कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। मैं देखा हूँ कि स्वच्छता, गजब की स्वच्छता बर्लिन में, कोई जगह नहीं जहाँ पे मुझे कुछ मिलता हो। कूड़ा है, घर का कूड़ा, पॉलिथीन अलग है, बैटरी अलग है, 4-5 कॉलम है उसके। मजाल है कि आप अपनी बैटरी को दूसरे कूड़े में डाल देंगे, जुर्माना लग जाएगा बहुत भयंकर, आपको छोटा मोटा नहीं, इसके लिए बड़े बड़े वहाँ पे दंड मिलते हैं, जुर्माना बहुत हाई लेवल का लगता है। तो यहाँ पर भी अगर हम उनसे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ना कि भाई पश्चिम की बुराई नहीं, खिड़की पश्चिम की खोल कर रखो, अपनी खुली रखो। तो जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जैसे वो हमारी अच्छाइयों को, वेद पुराण के ज्ञान को सबको लेके, आयुर्वेद का काफ़ी प्रचलन मैंने देखा वहाँ पे जर्मनी में, आयुर्वेद बहुत हावी है। तो हम भी उनसे जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको लेने में या उनसे कुछ सीखने में कोई आत्ममुग्ध होने की आवश्यकता नहीं, उनसे सीखने की आवश्यकता है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेने में कोई बुराई नहीं। तो मेरी नज़र से बर्लिन में जो मैंने देखा है, पर्टिकुलरली स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का सिस्टम में कैसे रहते हैं, अद्भुत अद्भुत। अपने लोगों को भी, मैं शिक्षक हूँ, मैं तो ऐसे भी बताता रहता हूँ अपने छात्रों को, लोगों के बीच में। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को जरूर से लोग सुनेंगे, और मैं अपने अनुभव को, जर्मनी के थोड़े अनुभव को, एक वीडियो में सारे अनुभव को तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ एक अनुभव को अभी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और अगली वीडियो जल्दी मेरी आएगी, और विदेश के भिन्न भिन्न भ्रमण करने पे मैं अपनी वीडियो डालूँगा। और पुनः एक बार आपको मेरा प्रणाम है, और सब्सक्राइबर तो मैंने आपको कह ही रखा है, ये मेरी बहुत बड़ी वो होगी, सहायता होगी अगर आप मुझे बूस्टअप अप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। और पुनः आप लोगों को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है।